नमः संस्कृताय, नमो नमः संस्कृत मित्राणि। आज हम सभी स्वर संधि के भाग 1 दीर्घ संधि को पढ़ने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण यद्यपि कुछ विद्यार्थियों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद उनको लगेगा संस्कृत में संधि बहुत आसान है। साथियों, इसके पहले हमने संधि क्या है, स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और उनके भेद कितने होते हैं, इसका वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख ले, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम स्वर संधि के प्रथम भाग दीर्घ संधि के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। इसमें पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका विधि सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। इस सूत्र में 3 पद हैं, अकः, सवर्णे और दीर्घः। अकः में षष्ठी विभक्ति है, सवर्णे में सप्तमी विभक्ति है, दीर्घा में प्रथमा विभक्ति है। सूत्र का अर्थ होगा अक के बाद समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। तो अक क्या है, ये हम सभी प्रत्याहार वाली वीडियो में देखा था कि अक एक प्रत्याहार है और इसमें 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? आ, ई, उ, री और ली। तो अक के बाद सवर्ण अर्थात समान स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश हो जाता है। अब हम इस सूत्र की व्याख्या देखेंगे, क्योंकि पेपर में कई बार अका सवर्णे दीर्घा इस सूत्र की व्याख्या आती है। तो इसकी व्याख्या है यद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ और री स्वर आए, दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एक तालिका के माध्यम से आपके लिए दिखाया है कि आ और आ, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन जाते हैं। इसी तरह से ई में भी ह्रस्व ई या दीर्घ ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन जाती है। इसी तरह से उ वाले उदाहरण में भी ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों मिलकर के दीर्घ उ बन जाते हैं। इसी तरह से री वर्ण भी ह्रस्व री या दीर्घ री दोनों मिलकर के दीर्घ री हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्वर मिलकर के दीर्घ हो जा रहे हैं, इसीलिए इस संधि का नाम दीर्घ संधि है। और सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घा। अब इसके उदाहरण देखेंगे। तो सर्वप्रथम पहला उदाहरण आ का ह्रस्व आ या दीर्घ आ दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। उदाहरण है पुस्तक प्लस आलयः। पुस्तक प्रथम पद है, आलयः उत्तर पद है। पुस्तक के अंत में ह्रस्व आ है और आलयः का प्रथम वर्ण दीर्घ आ है, दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो गए और क्या बन गया? पुस्तकालयः। इसी तरह से देव प्लस आशीषः, तो क्या हो जाएगा? देवाशीषः। दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ बन गए हैं। ना प्लस अस्ति ही, ना माने नहीं, अस्ति माने है, तो क्या बन गया? नास्ति ही। इसी तरह से चा प्लस अपि बराबर चापि। यहाँ भी ह्रस्व आ और ह्रस्व आ मिलकर के दीर्घ आ बन गए हैं। विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी। इसमें भी विद्या के अंत में दीर्घ आ है और अर्थी का प्रथम वर्ण ह्रस्व आ है, दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ बन गए हैं। इसलिए सामान्य सा नियम बन गया कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ दोनों मिलकर के दीर्घ आ बन जाते हैं। दूसरा नियम है आपका ह्रस्व ई या दीर्घ ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन जाते हैं, इसलिए इसको एकादेश कहते हैं। जो आदेश दोनों वर्णों पर होता है उसे एकादेश कहते हैं। इसका उदाहरण है गिर प्लस इंद्रः। तो गिर माने क्या होता है बच्चों? गिर माने होता है पर्वत, इंद्रः माने स्वामी या इंद्र। तो गिर प्लस इंद्रः क्या बन जाएगा? गिरीन्द्रः। गिर के अंत में ह्रस्व ई है और इंद्रः का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई में बदल जाएंगे नियम के अनुसार। तो क्या बन गया? गिरीन्द्रः। इसी तरह से
कपि प्लस ईशः। कपि माने वानर होता है और ईशः माने स्वामी, तो क्या बन गया कपीशः। मही प्लस ईशः, तो क्या बन जाता है महिषः। मही माने क्या होता है पृथ्वी, तो महिषा का क्या अर्थ होता है राजा। नदी प्लस ईशः नदीशः। इसी तरह से लक्ष्मी प्लस ईश्वरः। अब यहाँ पर दोनों दीर्घ ई मिल रहे हैं, लक्ष्मी के अंत में भी दीर्घ ई है और ईश्वरः पद का प्रथम वर्ण दीर्घ ई है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन गए और हमारा पद क्या बना लक्ष्मीश्वरः। तो ये नियम भी आपको समझ में आया होगा कि ह्रस्व ई या दीर्घ ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बन जाते हैं। अगला उदाहरण ऊ का है कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ दोनों मिलकर के दीर्घ ऊ में बदल जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए सु प्लस उक्ति ही, क्या बन गया सूक्ति ही। सु उपसर्ग है जो शोभन अर्थात सुंदरता के अर्थ में प्रयुक्त होता है और उक्ति का अर्थ होता है कथन, तो सूक्ति का अर्थ हो गया सुंदर कथन या सुंदर वचन। भानु प्लस उदयः, क्या बन गया भानुदयः। भानु का अर्थ होता है सूर्य। इसी तरह से वधु प्लस उत्सवः, तो वधु इसके अंत में दीर्घ उ है और उत्सवः का प्रथम वर्ण ह्रस्व उ है, दोनों मिलकर के दीर्घ उ बन गए, तो क्या बन गया वधूत्सवः। तो उ का नियम भी समझ में आ गया कि ह्रस्व उ या दीर्घ उ दोनों मिलकर के दीर्घ उ हो जाते हैं। और एक ही संधि के उदाहरण है दीर्घ संधि के। अगला नियम है री, ह्रस्व री या दीर्घ री दोनों मिलकर के दीर्घ री बन जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए पितृ प्लस ऋडम, तो क्या बन गया पितृडम। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब ह्रस्व री व्यंजन वर्ण में मात्रा के रूप में लगती है तो उसमें एक मात्रा होती है, और जब दीर्घ री व्यंजन में मात्रा के रूप में लगती है तो उसमें दो मात्राएं होती हैं। देखिए यहाँ पर पितृडम में जो संधि पद बना है इसमें दो मात्रा है, री इसमें दीर्घ है। ह्रस्व री और दीर्घ री में यही अंतर है, इसको आप अच्छे से ध्यान से देख लें। दूसरा है मातृ प्लस ऋडम, क्या बन जाएगा मातृडम। अगला है होत्र प्लस ऋकारः, होत्रिकारः। होत्र जो ऋग्वेद का पाठ करते हैं उन्हें होत्र कहते हैं और उनका नाम होता होता है, तो होत्र प्लस ऋकारः होत्रिकारः। साथियों यहाँ पर हमने कुछ विशेष उदाहरण ही दिए हैं और उदाहरण आपको अपनी संस्कृत की पुस्तक में सभी पाठों में मिल जाएंगे। अब यहाँ नियम आपने समझ लिया कि ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्योंकि पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो पेपर में प्रश्न कई प्रकार से आते हैं, यहाँ पर हमने 4 तरह के प्रश्न दिखाए हैं। पहला प्रश्न है संधि विच्छेद का, तो आकर्ण अस्य पदस्य संधि छेद पदम अस्ति। तो आकर्ण इस पद का संधि विच्छेद पद है। पहला है तवा प्लस आकर्ण, दूसरा है तो प्लस अकर्ण, तीसरा है तो प्लस आकर्ण, चौथा है तवा प्लस कर्ण। तो कौन सा सही है जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल सही, इसमें गा वाला सही है, जो गा खंड है तो प्लस आकर्ण यही सही है। क्यों? क्योंकि तो माने होता है तुम्हारे, आकर्ण माने सुन करके। दूसरी तरफ प्रश्न आता है संधि करने के लिए, तो दूसरा प्रश्न है न प्लस अदंति अस्य पदस्य संधि पदम अस्ति। तो यहाँ पे क्या करना है संधि करना है, तो न प्लस अदंति दोनों पद जुड़ करके क्या बनेंगे, पहला खंड है न अदंति, दूसरा है नादंती, तीसरा है ना अदंती, चौथा है नदंती। तो कौन सा विकल्प सही होगा? बहुत सही पहचाना आपने, इसमें खा वाला विकल्प सही है ना अदंती, क्योंकि ना और अदंती का आप दोनों मिलकर के
दीर्घ आ बन गए हैं और हमारा खा का वाला विकल्प सही है। तीसरी प्रकार का प्रश्न ऐसे आएगा कि उसमें संधि का नाम पूछेगा कि इस उदाहरण में संधि कौन सी है। जैसे यहाँ पर देखिए, विद्यार्थी अस्मिन् पदे काह संधि अस्ति। विद्यार्थी इस पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, यड संधि, दीर्घ संधि या वृद्ध संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? बिल्कुल सही पहचाना आपने, यहाँ पर दीर्घ संधि है, क्योंकि विद्यार्थी का विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी। तो विद्या के अंत में आ है और अर्थी में भी आ है, तो समान स्वर मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। चतुर्थ प्रकार का प्रश्न है, कस्मिन् उदाहरणे दीर्घ संधि अस्ति। किस उदाहरण में दीर्घ संधि है? रमेशः सदैव नायकः रजनीशः। तो जो बच्चे स्वर संधि पढ़े हैं वो तुरंत जान लेंगे कि रमेशः में गुण संधि है, सदैव में वृद्ध संधि है, नायकः में अयादि संधि है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है? रजनीशः। इसका विच्छेद होगा रजनी प्लस ईशः। इस तरह से आज आपने स्वर संधि के नियम, सूत्र, परिभाषा और उदाहरण, साथ ही साथ प्रश्न कैसे आते हैं ये भी आपने समझ लिया। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः।